स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है वो है चौहान राजवंश के आरंभिक शासक और पृथ्वीराज तृतीय का विशेष संदर्भ। यानी चौहान राजवंश के बारे में हमें पढ़ना है और पृथ्वीराज तृतीय के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इसमें से पृथ्वीराज की व्यक्तिगत उपलब्धियां तो हैं ही, उन उपलब्धियों में से भी एक तराइन के युद्धों का क्वेश्चन अक्सर आता है। तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध तो वो जीत गया था, उसके द्वितीय युद्ध के बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन अक्सर आता है। तो हमें स्पेशली इस पॉइंट को हम एक स्पेशल पार्ट के रूप में भी पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हमें बैकग्राउंड के लिए भी चौहान राजवंश के आरंभिक शासकों के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, जैसा कि हम जिस बारे में रोज़ बात करते हैं, कोविड-19 का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा कर जाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए और सैनिटाइज़र और साबुन से लगातार हाथ धोते रहना है। और जो सरकार की समय समय पर गाइडलाइंस आती रहती है उनको फॉलो करते रहना है। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चौहान राजवंश के आरंभिक शासक एवं पृथ्वीराज तृतीय। सबसे पहले जो हमारा जो पॉइंट होता है चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कई मत हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि चहमान नाम का कोई आदि पुरुष रहा होगा। सभी विद्वानों का ये मत है कि चहमान नाम का कोई आदि पुरुष था जिससे इन सभी इस वंश की उत्पत्ति हुई। तो चहमान या चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? तो पहला मत जो माना जाता है वो है अग्निकुंड या अग्निकुल। तो ये माना जाता है। तो अग्निकुल का सिद्धांत पृथ्वीराज रासो, मुहूर्त नैणसी ख्यात और सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथों में मिलता है। उसके बाद चौहानों को सूर्यवंशी कौन कौन मानते हैं? पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो, सुरजन चरित, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख, इतिहासकार गौरीशंकर ओझा इनको सूर्यवंशी मानते हैं। रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख के अनुसार इनको इंद्र का वंशज माना गया है। कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर स्मिथ और विलियम क्रुक इनको विदेशी मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कायम खां रासो और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये ब्राह्मण वंशी थे। हाँसी शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर के लेख के अनुसार ये चंद्रवंशी थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चौहानों की जो आरंभिक उत्पत्ति हुई है। अब उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत जानने के बाद हम चौहानों की जो विभिन्न शाखा हैं उन पर एक दृष्टिपात कर लेते हैं। माफ कीजिए, चौहानों की जो आरंभिक क्षेत्र थे, आरंभिक निवास स्थान थे, उनमें जांगल देश, सपाद-लक्ष्य, अहिच्छत्रपुर आदि का वर्णन मिलता है। संभवतया चौहान बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़ के रहने वाले थे और उनके राज्य का जो प्रमुख भाग था सपाद-लक्ष्य, जो कि आज सांभर के नाम से जाना जाता है,
और उनकी राजधानी अहिच्छत्रपुर यानी नागौर हुआ करती थी। इनके जो प्रमुख जो शाखाएं हैं वो हैं ये जो लिखी हुई है, सप्तपुर के चौहान, जाबालीपुर के चौहान, नाडोल के चौहान, रणथंभौर के चौहान, शाकंभरी के चौहान, प्रतापगढ़ के चौहान, धवलपुरी के चौहान और लाट के चौहान, ये इनकी प्रमुख शाखाएं थी। हम इनमें से कुछ शाखाओं के बारे में ही पढ़ेंगे, अन्य शाखाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो सबसे पहले हम जो इन चौहानों की जो सबसे उल्लेखनीय शाखा है वो है शाकंभरी और अजमेर के चौहान। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो शाकंभरी के चौहानों में जो इनका आरंभिक व्यक्ति माना जाता है, आदि पुरुष, वो वासुदेव चहमान को माना जाता है। इसका समय लगभग 551 ईस्वी के करीब माना जाता है। इस समय में ही उसने चहमान राज्य की स्थापना की सपाद लक्ष्य में और अहिच्छत्रपुर को राजधानी बनाया। बिजोलिया शिलालेख बताता है कि वह वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। इसने ही सांभर झील का भी निर्माण करवाया। इस तरह से वासुदेव जो था वो चौहानों का आदि पुरुष था। इसके बाद गुवक और गुवक के बाद सिंहराज शासक हुए। इसके बाद विग्रहराज द्वितीय सिंहराज के जो पुत्र थे वो शासक बने। इस शासक ने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को भी हराया। इसके काल का जो विस्तृत वर्णन है वो हर्षनाथ के अभिलेख से मिलता है। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज गोविंदराज तृतीय और वाकपति तृतीय शासक बने। वाकपति द्वितीय शासक बने। इसके बाद आगे वाली पीढ़ियों में दुर्लभ राज तृतीय शासक बने। इसके बाद अजय राज के काल में चौहानों का जो साम्राज्य आया, अजय राज के काल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल माना जाता है। इसने अजय मेरू नाम से अजमेर शहर की, जो वर्तमान में अजमेर नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया। इसने अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया और श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के भी चलवाए। इसके बाद अर्णोराज शासक बना। अर्णोराज ने महाराजाधिराज, परमेश्वर, ब्रह्म भट्टारक आदि उपाधियां धारण की। इसने तुर्क आक्रमणकारियों को भी हराया और अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। यह शैव था किंतु अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसके कुछ पीढ़ियों बाद बीसल देव चौहान यानी विग्रहराज चतुर्थ नामक प्रसिद्ध शासक जो हुए। शिवालिक अभिलेख के अनुसार बीसल देव ने अमीर खुसरो शाह को हराया। दिल्ली के तोमर शासक को भी पराजित किया। वो काफ़ी अच्छा योद्धा था। इसके दरबार में सोमदेव
जैसे प्रकांड विद्वान थे जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। इन्होंने जयानक को भी आश्रय दिया था। जयानक ने बीसल देव को कवि बांधव की उपाधि प्रदान की थी और स्वयं विग्रहराज ने हरिकेली नामक नाटक भी लिखा था। इसके अलावा उसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया था। इसने बीसलपुर कस्बा और बीसल सागर बांध का निर्माण भी करवाया था। यह अत्यंत वीर शासक था। इसके काल को चौहानों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो चौहान राज्य था उसका आरंभिक काल हम देख सकते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय, जो कि अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय जो कि हमारे जो सिलेबस में है स्पेशली दिया हुआ है, अजमेर का चौहान वंश इसका अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय था। इसका जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात की जो उस समय राजधानी थी अनिहिल पाटन, उस टाइम हुआ था। इसके पिता सोमेश्वर की मृत्यु 1177 में हुई थी और पृथ्वीराज तृतीय सिंहासन पर बैठा था। यह 11 वर्ष की आयु में अजमेर की सिंहासन पर बैठा था। इसकी माता कर्पूरी देवी ने आरंभ में इस राज्य को संरक्षण दिया। आरंभ में पृथ्वीराज ने चचेरे भाई नागार्जुन और भंडानकों का दमन किया। उसके बाद उसका राज्य काफ़ी विस्तृत हो गया। 1182 के करीब पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को भी पराजित किया। परमर्दी देव चंदेल शासक जो था, उसके 2 प्रमुख सेनापति थे, आल्हा और उदल। इन्होंने पृथ्वीराज के विरुद्ध काफ़ी वीरता से युद्ध किया और वो आज भी प्रसिद्ध है। इसके बाद 1184 में गुजरात के जो चालुक्य शासक थे भीमदेव द्वितीय और इसके प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार और पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। लेकिन इसके बाद इन दोनों पक्षों में संधि हो गई, जिससे चौहानों और चालुक्यों की जो लंबी शत्रुता चली आ रही थी उसका अंत हो गया। लेकिन चौहानों और गढ़वाल जो थे, उनके बीच जो वैमनस्य था वो बना रहा। यह वैमनस्य दिल्ली राज्य को लेकर था। विग्रहराज चतुर्थ और विजयचंद्र गढ़वाल में भी इसके लिए युद्ध हुआ था और इसमें विजयचंद्र परास्त हुआ था। पृथ्वीराज भी चूँकि एक महत्वाकांक्षी था और उसकी नीति थी कि दिग्विजय करूँ मैं, तो उस दिग्विजय की नीति के कारण पृथ्वीराज चौहान और उसके समकालीन जयचंद के मध्य वैमनस्य जो था वो बढ़ गया था। अब ये जो वैमनस्य था, इसमें और वृद्धि हो गई। ये जो जब जयचंद्र की पुत्री जो थी संयोगिता, उसका हरण पृथ्वीराज चौहान ने कर लिया। इसकी कहानी पृथ्वीराज रासों में मिलती है। इसके अनुसार जो संयोगिता थी वो जयचंद की पुत्री थी और पृथ्वीराज और संयोगिता में प्रेम था। जयचंद ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया
और इसमें संयोगिता का स्वयंवर भी रखा, लेकिन पृथ्वीराज को उसमें नहीं बुलाया गया और पृथ्वीराज के स्थान पर उसकी मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर खड़ी कर दी। जब स्वयंवर का समय आया तो संयोगिता ने भी अपनी जो वरमाला थी वो द्वारपाल के जो मूर्ति बनी हुई थी, द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की जो मूर्ति बनी हुई थी उसके गले में डाल दी। उधर उसने पृथ्वीराज को संदेश पहले से भिजवा रखा था, तो वो भी अपनी सेना सहित वहाँ पहुँच गया और उसका हरण कर लिया। हालांकि संयोगिता की जो ऐतिहासिकता है उस पर काफ़ी संदेह है। डॉक्टर त्रिपाठी तथा डॉक्टर ओझा इस पर संदेह प्रकट करते हैं। इसके बाद डॉक्टर दशरथ शर्मा और सीवी वैद्य इसको मानते हैं कि ऐसी घटना हुई थी। इसके बाद चंद्रशेखर और अबुल फजल ने भी संयोगिता की कथा को मान्यता दी है और पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में संयोगिता की काल्पनिक कथा का वर्णन भी है। तो अब हम ये देखते हैं कि पृथ्वीराज ने क्योंकि अपने आरंभिक जीवन में कुछ उपलब्धियां प्राप्त की थी और कुछ शत्रु बना दिए, तो इसकी जो परिणति, इसका जो भी परिणाम हुआ, इसका शत्रु बनाए चाहे मित्र बनाए या उपलब्धियां प्राप्त की, उसका परिणाम उसको तराइन के युद्धों में देखने को मिला। तो क्योंकि तराइन का युद्ध एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।